हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। हम भारत के संविधान में एकात्मक लक्षण हम पढ़ रहे थे और एकात्मक लक्षण की यदि हम बात करें तो इसमें भारत को संघीय पूर्ण संघ नहीं माना जाता है। पूर्ण संघ इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें प्रबल केंद्र होता है, जबकि पूर्ण संघ में दोनों की समानताएं होती है, राज्य भी और केंद्र भी समान शर्तों पर होना चाहिए। भारत को अर्ध संघीय व्यवस्था का सिंबल माना जाता है। इसमें प्रबल केंद्र की बात कही गई है, इसीलिए इसे माना जाता है। प्रबल केंद्र के लक्षण कौन से हैं ये हम देखेंगे। हमें सवाल देखने को क्या मिलेगा, संघीय व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, संघीय व्यवस्था की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, जो हमने आज तक के टॉपिक में कर ली है। इसके बाद आएगा अगला सवाल, इंडिविजुअल, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता को स्पष्ट कीजिए। या ऐसा भी आ सकता है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एकात्मक लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। या वे कौन से तत्व हैं जो प्रबल केंद्र की बात करते हैं। इस प्रकार के सवाल आपको बन सकते हैं। इस टॉपिक से क्या क्या सवाल बनेंगे इंडिविजुअली, ये आपको ध्यान रखना है। संघीय व्यवस्था के एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, भारत के संविधान के एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, दोनों किसी भी प्रकार से बन सकते हैं। एक संविधान, ये बात हम कर चुके हैं। अभी इससे पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि भारत में अमेरिका की तरह दोहरे संविधान की बात नहीं की गई है। पूरे देश में एक ही कानून चलता है, एक ही संविधान चलता है। यदि उसमें संशोधन होना है तो संसद के माध्यम से 368 आर्टिकल कौन सा है, 368, जो क्या है, जिसमें संविधान संशोधन का उल्लेख किया जा सकता है। और उसकी कितनी विधि है, 3 विधि हैं। कई किताबें से 2 विधि भी मानती हैं, जिसमें साधारण विधि को सेकंड वाली में मर्ज कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत के संविधान संशोधन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 368 आर्टिकल है, जिसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यहाँ से दूसरा सवाल ये बनता है कि संसद का सबसे प्रमुख कार्य कौन सा है। तो संसद का सबसे प्रमुख कार्य कौन सा है, संविधान संशोधन करना। संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, कानून का निर्माण करना। क्या है, संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, कानून का निर्माण करना। ये किसका काम है, संसद का काम है। तो पहली विशेषता हमने देख ली कि पूरे देश में, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र, उसमें कानून किसका चलता है, एक ही चलता है और एक ही संविधान पूरे देश में है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, ये लागू हो चुका था। इसके बाद देखते हैं हम अवशिष्ट शक्तियां। हमने ये बात पहले ही कर ली थी, इससे 2 या 3 वीडियो पहले हमने देखा था कि 7वीं अनुसूची की बात हमने की थी। 7वीं अनुसूची किसका स्पष्ट विभाजन करती है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करती है। आर्टिकल 247 अनुसूची कौन सी थी, 7वीं, और अनुच्छेद कौन सा है, 246। ये क्या करता है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन की बात करता है। इसमें कितने प्रकार की शक्तियां थी, 4 प्रकार की शक्तियां हमने पढ़ी थी। इसमें संघ सूची की बात की थी, अवशिष्ट सूची की बात की थी, राज्य सूची की बात की थी और समवर्ती सूची की बात हमने की थी। इन 4 प्रकार में से हम देखते हैं अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति की यदि हम बात करें तो अवशिष्ट शक्ति पर प्रबल केंद्र का व्यवस्था की गई है और इस पर केवल कानून कौन बनाता है, केंद्र ही बनाता है। अब सवाल उठता है, अवशिष्ट शक्तियों पर कौन से कानून हैं, कौन सी विशेषताएं हैं, वे कार्य या वे शक्तियां जो कब बनी हैं, आजादी के बाद या लेटेस्ट वर्जन में जो जुड़ेंगे सब्जेक्ट, वो भी किस में जाएंगे, अवशिष्ट शक्तियों में ही जाएंगे। अपने को ध्यान रखना है, शक्ति विभाजन स्पष्ट कौन सी अनुसूची में है, 7वीं में है। आर्टिकल कौन सा है, 246। इसके बाद देखें संविधान संशोधन। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, 368 में क्या है, संविधान का संशोधन है। आर्टिकल 368 किससे संबंधित है, संविधान संशोधन से संबंधित है। और आपको ये जानकर
बड़ा अजीब लगेगा कि देश के लिए संविधान है, पूरे देश के नागरिक इसको फॉलो करते हैं, लेकिन संविधान संशोधन और कानून निर्माण केवल संसद के पास ही है। कोई भी राज्य किसी प्रकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है। संविधान संशोधन केवल संसद का ही अधिकार है। शक्तियों के विभाजन की बात करें तो हमने ये अवशिष्ट शक्तियों की बात कर ली, संघ सूची की बात कर ली, राज्य सूची की बात कर ली, समवर्ती सूची की बात कर ली। संघ सूची के 97 सब्जेक्ट्स की हमने बात की थी, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र का। समवर्ती सूची के 47 सब्जेक्ट थे, जिस पर कानून बनाने का कार्य दोनों का, केंद्र और राज्य मिलकर। विवाद की स्थिति में कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। और फिर राज्य सूची जिसके 66 सब्जेक्ट हैं और राज्य इस पर कानून बनाता है, लेकिन आप ध्यान रखें ज्यादातर प्रबल कौन है, केंद्र ही है। आपातकालीन शक्तियां ये कौन से भाग में है, भाग 18 में है। कौन से भाग में है, 18 भाग में है। इसमें कौन कौन से हैं, 352 से लेकर 360 तक के आर्टिकल किससे संबंधित हैं, अपने 3 काम के हैं, 352, 56 और 60। ये तीनों ही आपातकालीन शक्तियां केवल और केवल किसके पास हैं, केंद्र के पास हैं। आप जानते हैं आपातकाल केवल केंद्र लगा सकता है, राष्ट्रपति का शासन होगा। 352 की बात करें तो इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। 352 को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। आपात स्थिति में मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद के राइटिंग में देने पर क्या लगाया जा सकता है, यह आपातकाल लगाया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी 356 इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। जब राज्यपाल अनुशंसा करें, मुख्यमंत्री अनुशंसा करें राज्यपाल से, राष्ट्रपति को खुद को लगे, या केंद्रीय सरकार, केंद्र सरकार को अनुशंसा पर, या बहुत सारे कारण इसके और भी हैं, उनके आधार पर 356 लगाया। अनुच्छेद 360 की बात करें तो ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। भारत में आज तक कभी नहीं लगा ये, और राष्ट्रपति को ये लगे कि भारत सरकार की आर्थिक स्थिति या भारत की आर्थिक स्थिति या प्रशासन आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं जिससे शासन नहीं चलाया जा सकता, यानी कि वित्तीय संकट आ गया है, तो ऐसी स्थिति में 360 का इस्तेमाल किया जाएगा। यहां से सवाल इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपातकालीन शक्तियां कौन से भाग में हैं, 18वें भाग में है, 352 से 60 तक। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं सेम जैसे राज्यसभा का जो सदन है अमेरिका में, ऐसा ही सदन वहां पर समान प्रतिनिधित्व है सबका, लेकिन भारत में राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है, जिसका आधार है जनसंख्या। यानी कि जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटें दी गई हैं। जैसे राजस्थान को 10 दी गई हैं, इसी प्रकार से अन्य राज्यों को दी गई हैं। सबसे ज्यादा इसमें यूपी से हैं, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से हैं। राज्यसभा में राज्यों का क्या है, असमान प्रतिनिधित्व है, और जिसका आधार क्या है, जनसंख्या है। एकल नागरिकता, इसकी बात भी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि भारत में नागरिकता का किसके आधार पर मिलती है, जन्म के आधार पर मिलती है, लेकिन ये प्राप्त भी की जा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है कार्य करने के लिए, 10 साल यहाँ रह गया, तो उसको भी नागरिकता भारत सरकार दे देती है। भारत सरकार नागरिकता छीन भी सकती है, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे पे, आतंकवाद के मुकदमे पे, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे नागरिकता छीनी भी जा सकती है। एकल नागरिकता का क्या सिद्धांत है, एकल नागरिकता का अर्थ है कि पूरे देश में एक ही नागरिकता होगी। हरियाणा से राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, किसी भी राज्य में जाने पर आपसे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, आप स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकते हैं, प्रतिबंधित इलाकों को छोड़कर। जो मिलिट्री के बेसेस हैं, भारत सरकार के शोध कार्यालय हैं, या खुफिया एजेंसियां हैं, इनके ऑफिस को छोड़कर आप सामान्य व्यक्ति जहां जा सकता है वहां आप जा सकते हैं। पहले ये बैन 370 के पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अभी वहां भी ये नहीं है। फिर पूरे देश में दीवानी मामले हो, फौजदारी मामले हो, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये सारे देश के लिए एक जैसी ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। यानी कि दीवानी, फौजदारी और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित
राज्य के अलग से कोई कानून नहीं है। दीवानी फौजदारी तो संविधान में अंकित है, इसलिए पूरे देश के लिए एक ही है। अखिल भारतीय सेवाएं राज्यों के लिए अलग से नहीं है। आपको ध्यान होगा IAS पूरे देश के लिए चुने जाते हैं और UPSC के द्वारा चुने जाते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और पूरे देश के प्रशासनिक अधिकारी केंद्र के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण किसका रहता है, केंद्र का ही रहता है। एकल न्याय व्यवस्था, ये तो हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। भारत में न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर बाकी की अदालतें आती हैं। तो भारत में अभिलेख न्यायालय की व्यवस्था यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश नीचे की अदालतों के लिए क्या बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, अभिलेख न्यायालय कहलाते हैं। सवाल आता है अभिलेख न्यायालय की अवधारणा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश नीचे की अदालतों के लिए क्या बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। भारत में न्याय व्यवस्था पिरामिड के आधार पर है, यानी कि सबसे ऊपर कौन, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर अधीनस्थ न्यायालय। एकीकृत न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरे देश में काम चलता है। इसके बाद देखिए राज्यों के पृथक अधिकार नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं भारत में संविधान क्या है, एक ही है और राज्यों के लिए अलग से कुछ भी नहीं है। तो राज्य के संविधान में स्पष्ट शक्तियों का क्या दे रखा है, विभाजन दे रखा है। राज्य सूची के सब्जेक्ट दे रखे हैं, समवर्ती सूची के सब्जेक्ट दे रखे हैं, लेकिन राज्यों के अलग से अधिकार क्या होंगे, किस प्रकार से होंगे, ये स्पष्ट विभाजन नहीं है। राज्य को एकीकृत केंद्र या संघ के साथ चलना ही पड़ेगा, संघ के समर्थन में रहना पड़ेगा, या यूं कहें भारत की एकता को खंडित करने का अधिकार राज्य को नहीं दिया गया है। अब आपके मन में ये उठ रहा होगा कि क्या विपरीत दल की सरकार राज्य कानून मानने के लिए बाध्य होंगे का केंद्र के, हाँ, संसद के जो कानून है वो हर हाल में मानने ही पड़ेंगे। अब बहुत सारी जगह आप जानते हैं कि कानूनों का विरोध हो रहा है, तो ऐसे देश में, ऐसे में केंद्र सरकार प्रबल होगी, संविधान को लागू हर हाल में आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कुछ विशेष प्रावधान केंद्र सरकार के जो योजनाएं हैं उनको लागू ना करें, लेकिन संविधान के कानून हर हाल में हर राज्य को मानने ही पड़ेंगे। लोक सेवाओं का विभाजन नहीं, ये यहाँ भी हो गया कि हमारे यहाँ जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, लोक सेवाएं हैं, उनका विभाजन नहीं है, पूरे देश के लिए एक ही होती हैं। राज्यों की सीमा परिवर्तन, हम जानते हैं भारत में नया राज्य बनाया जा सकता है, राज्य को समाप्त किया जा सकता है, राज्य की सीमाएं छोटी बड़ी की जा सकती हैं, या नया राज्य भी बनाया जा सकता है। जैसे 2014 में तेलंगाना बनाया गया था, मार्च 2014 में कौन सा राज्य बनाया गया था, तेलंगाना बनाया गया था। तो हमारे यहाँ किसी भी राज्य को नया बनाया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है, और ये सारा अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। नाम परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे चेन्नई का मद्रास से चेन्नई हुआ, पौंडीचेरी से पुदुचेरी हुआ, बहुत सारे नाम भी परिवर्तन हो सकते हैं। ये सारे अधिकार किसके पास हैं, प्रबल केंद्र का उदाहरण है, केंद्र के पास ही है। यहाँ से सवाल क्या क्या बने ये हम देख लेते हैं। सवाल पहला तो ये बना, भारत के संविधान की एकात्मक लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। दूसरा सवाल बना, भारत के संघीय व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। इसमें सबसे टफ जो बनेगा वो सवाल ये बनेगा, स्पष्ट कीजिए कि भारत पूर्ण संघ का उदाहरण नहीं है। ये सवाल बहुत टफ बनेगा। क्यों नहीं है, क्योंकि संघ वास्तव में होता क्या है ये समझना होगा। संघीय व्यवस्था क्या होती है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर का हो। लेकिन आप जानते हो यहाँ प्रबल केंद्र की विशेषताएं नजर आ रही हैं, इसीलिए ये स्पष्ट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, पूरी डिटेल एक ही आएगी। क्या स्पष्ट करना है, स्पष्ट कीजिए भारत पूरी तरह संघीय व्यवस्था का उदाहरण नहीं है। इसका मतलब ये हुआ एकात्मक लक्षणों को ही ये जानना चाह रहा है।
सवाल हल्का फुल्का 19-20 को घुमाता है, तो ये बहुत टफ सवाल हो जाएगा, ऐसा कहीं मॉडल पेपर में तो नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी टफेस्ट को देखें हम, लास्ट लिमिट की कठोरनेस को देखें, तो इससे ज्यादा बड़ा सवाल नहीं आता है हमारे यहाँ। अब ये क्या पूछेगा आपसे, अवशिष्ट शक्तियों के बारे में टिप्पणी लिखें। इंडिविजुअल सवाल आपसे क्या पूछेगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में था, 7वीं में था। 246 आर्टिकल इससे संबंधित है, और अवशिष्ट शक्तियां क्या है ये हमने डिटेल से पढ़ ली थी। फिर ये पूछेगा संविधान संशोधन के बारे में, तो संविधान संशोधन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, 368, और इसमें कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। शक्तियों का विभाजन हम पढ़ चुके हैं डिटेल से। आपातकालीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंधों को स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको याद रखना एक शब्द है, उपबंध। तो ये उपबंध कौन से आर्टिकल में है, 52 से 60 में, और भाग कौन सा है, 22 में से 18वां भाग किससे संबंधित है, हम जानते हैं भारत के संविधान के टोटल भाग कितने हैं, 22, उसमें से 18वां भाग कौन सी शक्ति से संबंधित है, आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है। फिर हमने ये भी देखा कि अमेरिका की तुलना में राज्यसभा वाला जो भाग है वो क्या है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, क्योंकि राज्यों में असमान प्रतिनिधित्व है, जनसंख्या के आधार पर देश में क्या दिया गया है, प्रतिनिधित्व दिया है। छोटा राज्य छोटी सीटें, कम सीटें, बड़ा राज्य ज्यादा सीटें दी गई है। एकल नागरिकता, यानी कि देश में केवल भारत की नागरिकता मिलेगी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मद्रास, तेलंगाना की नहीं मिलेगी। पूरे हम सब क्या है, केवल ओनली फॉर इंडियंस हैं हम लोग। और ये नागरिकता हमें किससे मिली है, जन्म से ही मिली है। क्या छीनी जा सकती है कि यस, राष्ट्रद्रोह और भारत सरकार के संविधान के अनुसार बहुत सारे प्रावधान हैं जिससे हमारी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। दीवानी, फौजदारी, बहुत सारे संविधान में जो कानून है वो लगभग पूरे देश में क्या है, समान है। अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो आप जानते हैं अखिल भारतीय सेवाएं यूपीएससी के तहत आती हैं। इसमें जिला कलेक्टर, डीएम जिसे कहते हैं, वो सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं, पूरे देश का नेतृत्व करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी पूरे देश में शामिल होते हैं, और वो यूपीएससी दिल्ली केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग राज्यों में भेजे जाते हैं। एक कल न्याय व्यवस्था, पूरे देश में न्याय व्यवस्था क्या है, एक ही है, चाहे महाराष्ट्र से संबंधित हो, चाहे कर्नाटक से संबंधित हो। सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल दिल्ली में है, पूरे देश में एक है, और पूरे देश का नेतृत्व न्याय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही करता है। राज्यों के लिए पृथक अधिकार नहीं है, संविधान एक है, प्रावधान एक है, और राज्य को उन्हीं में शामिल किया गया है। सेवाओं का विभाजन नहीं, ये हो गया है। राज्य को सहमति आवश्यकता नहीं है राज्य की किसी प्रकार से। हम संसद के द्वारा नया राज्य बना सकते हैं, राज्य को छोटा कर सकते हैं, बांट सकते हैं, नाम नया दे सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। इसमें राज्य की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ये भी एक प्रकार से प्रबल केंद्र का उदाहरण ही है। तो यहाँ पर ये टॉपिक होता है समाप्त।